तो ये क्वेश्चन में कहता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का अधिकतम मान क्या है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का अधिकतम मान हमेशा क्या होता है, यह आपको याद रखना है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा या तो √2 से छोटा होगा या बराबर होगा, ये याद रखना होता है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान या तो √2 से छोटा होगा या √2 का बराबर होगा, यानी कि जब बराबर होगा तो वही अधिकतम मान हो जाएगा, और इसलिए अधिकतम मान साइन थीटा का प्लस कॉस थीटा का अधिकतम मान √2 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। ये प्रश्न ये है कि x के किस मान के लिए बिंदुओं -2, 6 और 4 और 8 से गुजरने वाली रेखा। देखिए, मतलब इस दो बिंदु से गुजरने वाली एक रेखा है, और बिंदुओं फिर क्या करता है, बिंदुओं 8, 12 और x 24 से गुजरने वाली रेखा पर लंब होगी। मतलब यहाँ से एक रेखा जा रही है और यहाँ से एक रेखा जा रही है, और ये रेखा इस रेखा पे लंब हो, तो x का क्या मान संभव है। तो इसके लिए एक चीज हमको पता होना चाहिए कि लंब जब निकालना होता है तो हम मान लेते हैं यहाँ पे कि x जो है, यहाँ पे एक सूत्र होता है m1 गुना m2 बराबर -1, जहाँ पे m1 क्या है, पहली रेखा की ढाल है, और m2 क्या है, दूसरी रेखा की ढाल है। और इसका सूत्र ये होता है कि y1 माइनस y2, m निकालने के लिए क्या होता है, m का सूत्र हमारा क्या होता है कि y1 माइनस y2 बटे x1 माइनस x2। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्ट मान रख देते हैं, क्योंकि हमको मान निकालना है। तो देखिए, y1 है तो पहले बिंदु का 6 और घटाव दूसरे बिंदु का y8 बटा में क्या हो गया, पहले बिंदु का -2 और घटाव वहाँ से 4, फिर गुना, यहाँ पे क्या हो गया गुना, और m2 के लिए फिर वही y1 माइनस y2, तो किसका, इसका। तो y1 क्या है, 12 घटाव 24, 12 घटाव 24 और बटा 8 घटाव x, 8 घटाव x, और ये किसके बराबर है, -1 के बराबर है। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से -2 और बटा में क्या हो गया -6, और ये गुना में क्या हो गया -12 और बटा में 8 माइनस x बराबर में क्या हो गया हमारा -1 है। अब यहाँ से देखिए, ये हमारा क्या हो गया कि 2/6 यानी कि 1/3, और यहाँ पे 12 भी है, तो 12 से क्या कट जाएगा, 6 से अगर 12 को काटते हैं तो 6 दूना 12 हो जाएगा, और 2 दूना 4, यानी कि ये माइनस खत्म हो गया। अब हमको क्या मिल गया कि 2 गुना -2 बटा में 8 और -x बराबर में -1 आ गया, ये आ गया। अब यहाँ हम देखते हैं क्या करना है। जब ये आ गया तो -2 गुना -2 क्या हो जाएगा, -4 बटा में 8 x, और इधर बराबर हो गया क्या -1। अब देखिए, माइनस इधर भी है माइनस इधर भी है, तो दोनों माइनस खत्म हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 बराबर क्या हो जाएगा 8, गुना में जाएगा तो 1 है तो 8 x, और x अगर इधर आ जाता है, तो x प्लस हो जाएगा, और ये 4 इधर आएगा तो 8 में से घट जाएगा, तो 8 घटाव 4 यानी कि यह क्या हो जाएगा 4, और x बराबर 4 हमारा हो जाएगा आंसर। x बराबर क्या हो गया 4 हमारा आंसर हो गया। तो क्या कहता है कि यदि दो रेखाओं के बीच का कोण 45 डिग्री है,
और एक रेखा की प्रवणता 1/2 है। ठीक है, दो रेखाओं के बीच का कोण दिया हुआ 45 डिग्री है। कोई दो रेखा है, मान लेते हैं एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, इस दोनों के बीच का कोण क्या हो गया 45 डिग्री है। और प्रवणता मतलब होता है ढाल, प्रवणता मतलब होता है ढाल। तो मान लिए कि m1 बराबर 1/2, m1 बराबर 1/2, तो दूसरी की प्रवणता हमको m2 पूछ रहा है, m2 बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे एक सूत्र होता है इस चीज के लिए कि tan थीटा बराबर m2 माइनस m1 और बटा में +1 + m1 m2। यहाँ पे ये चिन्ह दिया हुआ है, इस चिन्ह को कहते हैं सापेक्ष मान कहते हैं। और इसके अंदर कोई भी चीज रहता है तो इसका मान प्लस या माइनस जो भी हो, लेकिन बाहर आने पे हम लोग प्लस ही लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में 2 केस बनेगा और दोनों का 2 आंसर होगा और हमको वही निकालना है, देखना है। तो कैसे होगा चलिए देखते हैं। tan थीटा यानी कि tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री। अब 45 डिग्री m2 हमको पता नहीं है, तो m2 माइनस m1 पता है यानी कि 1/2 बटा में फिर 1 प्लस m1 m2, m1 m2, m1 1/2 है और m2 हमारा क्या है पता नहीं है। तो यानी कि दोनों को गुना करेंगे तो m2/2 आ जाएगा। हल करेंगे तो यहाँ देखिए ये क्या आ गया, tan 45 का मान होता है 1 और यहाँ हमको क्या आ गया, इससे अगर हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2m2 अब -1 अब बटा में 2, फिर उसी प्रकार नीचे क्या हो जाएगा कि 2 अब प्लस m2 बटा में 2, यानी कि E2 से E2 कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा क्या 1 बराबर में यहाँ से 2m2 घटाओ 1 अब बटा में क्या हो जाएगा m2 अब प्लस 2। अब यहाँ देखिए ये 1 के बराबर है, लेकिन 1 के बराबर है तो ये पूरा का मान माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। तो 2 केस ले लेते हैं हम क्या करते हैं 2 केस। जब 1 बराबर माइनस 2m2 माइनस 1 बटा m2 प्लस 2। अब ये इधर जाएगा गुना में तो क्या बन जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो क्या बनेगा m2 प्लस 2 बराबर ये हमारा हो गया माइनस इंटू 2m2 माइनस 1, यानी कि m2 प्लस 2 बराबर क्या हो गया माइनस 2m2 प्लस 1। अब ये इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो m2 प्लस 2m2 यानी कि 3m2, m2 प्लस 2m2 3m2। आइए इधर चला गया क्या होगा 2 उधर जाएगा तो 1 में से 2 माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 हो गया। ठीक, और यहाँ से क्या हो गया m2 बराबर क्या हो गया -1 बटा में 3 आ गया, -1 बटा में 3 आ गया। अब दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस क्या है बी हमारा, दूसरा केस हमारा बी है। तो अब यहाँ पे जो ये माइनस था इसको हम क्या करेंगे प्लस लेंगे, यानी कि 1 के बराबर में 2m2 माइनस 1 बटा में m2 प्लस 2, यानी इधर गुना में जाएगा तो क्या हो जाएगा m2 प्लस 2, m2 प्लस 2 बराबर में 2m2 माइनस 1 बराबर में 2m2 माइनस 1। ई 2m2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा m2 में से 2m2 घट जाएगा तो माइनस m2 और बराबर में इधर देखिए ई प्लस है इधर आएगा तो -1, तो -1 अब -2 कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, माइनस से माइनस
कट जाएगा, यानी कि क्या हो गया, m2 बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। तो यानी कि हमारे पास दो आंसर आ गया। क्या आ गया दो आंसर, एक m2 बराबर एक आंसर क्या आ गया -1/3 और दूसरा क्या आ गया 3 आ गया, यानी कि दो को मान आ गया हमारा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रहा है कि यदि तीन बिंदु में, तीन को बिंदु है, H0 है, AB है और 0K है, ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पे स्थित है। तीनों बिंदु कहाँ स्थित है, एक रेखा पे। तो A/H जो B/K का मान है, क्या मान है, ये नहीं, ये आपको नहीं देखना है, ये फॉर्मूला है। मान क्या है, मान हमको पता करना है। तो मान पता करना है तो हमको क्या पता होता है कि अगर तीन को बिंदु है, तीन बिंदु से दो रेखाखंड बनेगा और दोनों रेखाखंड मान लेते हैं कि एक ये रेखाखंड है, एक ये रेखाखंड है। तो अगर ये बिंदु दोनों एक साथ हो, तीनों बिंदु अगर एक ही समान हो, तीनों बिंदु अगर एक ही रेखा पर हो, तो तीनों बिंदुओं का ढाल क्या होगा, तीनों बिंदु से बनने वाली दो रेखाखंड का ढाल बराबर होगा। तो ढाल बराबर होगा तो पहले का ढाल m1 और दूसरे का ढाल क्या हो गया m2। तो ढाल का सूत्र क्या है, यहाँ पे हमको पता है कि y1 माइनस y2 बटा x1 माइनस x2। तो यहाँ पे क्या हो गया कि मान रखेंगे किसका, m1 के लिए। तो m1 के लिए क्या है, y1 हमारा 0 है, तो 0 माइनस y2 b बटा में क्या है x1, तो h माइनस a बराबर फिर क्या हो गया, यहाँ से b माइनस के बटा में क्या हो गया a माइनस 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, गुना करेंगे किसका किसका, सो देखिए ये इधर से और ये इधर से, तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस b गुना में a और इधर बराबर में क्या आ जाएगा h माइनस a गुना में क्या आ गया b माइनस k। अब देखिए क्या क्या आ रहा है, तो ये क्या आ गया हमारा माइनस ए बी आ गया, ये हमारा क्या आ गया माइनस ए बी आ गया। इधर देखिए गुना करते हैं तो h और b, bh और माइनस ए बी का काम खत्म गया। माइनस के से तो माइनस h के और माइनस माइनस प्लस प्लस ए के। अब देखिए माइनस ए बी इधर भी है, माइनस ए बी इधर भी है, ठीक खत्म हो जाएगा। तो बच जाएगा क्या, बच क्या इधर 0, इधर हो गया बी एच और माइनस एच के और प्लस ए के। अब हम क्या कर दिए, अब हम क्या कर दिए, जो माइनस वाला इसको इधर ही ले आया, तो क्या हो गया बच गया एच के और उधर बराबर क्या हो गया बी एच और ए के, बी एच और ए के। अब हमको देखिए यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ए बटा एच और बी बटा के का मान पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए ए इसमें है और बी इसमें है, ए इसमें है और बी इसमें है, और एक में एच है और एक में के है। यानी क्या किए, यहाँ पे बी और ए दिख रहा है और एच और के दोनों में दिख रहा है, हमको नीचे क्या लाना है एच और के लाना है। तो इस एच इंटू के से पूरे को हम लोग भाग दे देते हैं, ठीक है। एच इंटू के से पूरे को भाग दे देंगे तो क्या बचेगा, तो देखिए एच बटा के और बटा में एच बटा के बराबर फिर बी बटा एच बटा में एच बटा के और प्लस ए बटा के और बटा में एच बटा एच गुना के। अब देखिए इससे ही कट जाएगा तो क्या बन जाएगा ए। अब यहाँ एच से एच कट गया तो क्या आ गया बी बटा के आ गया, और जोड़ यहाँ के से के कट गया तो ए बटा एच आ गया। और यही हमको पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि ए बटा एच प्लस बी बटा के का मान क्या होगा। तो ए बटा एच प्लस बी बटा के का मान 1 हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा ए। देखिए क्या कहता है कि यदि किसी सरल रेखा पर मूल बिंदु से डाला गया, ठीक है, सरल रेखा है और उस पर मूल बिंदु से लंब डाला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि यह
मूल बिंदु से कब लंब डाल सकते हैं, जब रेखा इधर होगी तो मान लेते हैं कि सरल रेखा क्या है, ये हमारी सरल रेखा है, ये हमारा वाई अक्ष हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एक्स अक्ष हो गया, और यहाँ पे ये क्या है, ओ है, यानी कि मूल बिंदु है। इस सरल रेखा पे मूल बिंदु से लंब डाल देते हैं, यानी कि ये लंब 90 डिग्री का कोण मूल बिंदु से ये बना दिया। और यह फिर क्या कर रहा है कि डाला गया लंब वाई अक्ष की धनात्मक दिशा से अल्फा कोण बनाता है। यह जो लंब है, यह लंब क्या कर रहा है, वाई अक्ष की धनात्मक दिशा ये हो गई, तो इससे ये कितना कोण बना रहा है, अल्फा कोण बना रहा है, ठीक है, अल्फा कोण बनाता है। और यह पी लंबाई का है, ये जो लंब है यहाँ से यहाँ तक, इसकी लंबाई क्या है, पी है, लंब की लंबाई पी है, वो मान लेते हैं कि पी, ओ पी बराबर पी दे दिया है, ओ पी बराबर पी दे दिया है। तो उस सरल रेखा का समीकरण क्या है, इस सरल रेखा का समीकरण क्या है, तो यह समीकरण जानने से पहले हम एक चीज और जानेंगे। यहाँ पे देखिए, ये एक सूत्र होता है कि जब भी इस तरह से कोई भी सरल रेखा पे लंब डालते हैं मूल बिंदु से, ठीक है, मूल बिंदु से लंब डालते हैं और एक्स अक्ष के साथ अगर अल्फा कोण बनाता है, तो इसका समीकरण होता है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी। इसका सूत्र क्या होता है, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी। तो अब यहाँ इसका उपयोग अगर हम करेंगे तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि यहाँ अल्फा है, लेकिन ये अल्फा कहाँ है, एक्स के साथ है, और ये अल्फा किसके साथ है, वाई के साथ है। तो हमारा यह जो कोण हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, ये पूरा 90 है, ये अल्फा है, तो क्या हो जाएगा 90 घटाओ अल्फा, क्या हो जाएगा 90 घटाओ अल्फा। तो इसका हल क्या हो जाएगा, यहाँ इसका समीकरण हमको आएगा इस तरह से कि एक्स कॉस अल्फा, तो कॉस और अल्फा की जगह पे हमारा क्या है 90 घटाओ अल्फा, 90 घटाओ अल्फा अब प्लस वाई साइन, और फिर अल्फा की जगह पे क्या है 90 घटाओ अल्फा है, एंगल की जगह पे 90 घटाओ अल्फा है। तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, यानी कि एक्स साइन अल्फा प्लस वाई कॉस अल्फा, ठीक है, वाई यहाँ साइन 90 माइनस अल्फा तो कॉस अल्फा। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा समीकरण, इतना बराबर पी हो जाएगा, इतना बराबर पी है, और यहाँ पे भी इतना बराबर पी, और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। रेखा 3x माइनस 4y प्लस 10 बराबर 0 द्वारा x और y अक्षों पर काटे गए अंतःखंड है, ठीक है। अब देखिए अंतःखंड क्या होता है सो समझ लीजिए। अगर ये हमारा y अक्ष और x अक्ष है, अब यहाँ पे कोई रेखा है, ठीक है, कोई रेखा है, तो काट अगर रही है तो देखिए ये रेखा x अक्ष को काट रही है और y अक्ष को काट रही है, तो ये हमारा क्या हो गया, x का अंतःखंड हो गया, और ये क्या हो गया, y का अंतःखंड हो गया। अब देखने वाली बात ये है कि जब x को काटेगा तो y क्या 0, इसका क्या हो जाएगा नियामक x और 0, यानी कि x को काटेगा तो y 0, और इसका नियामक क्या हो जाएगा 0 और y, यानी कि y को काटेगा जहाँ पे वहाँ पे x 0। और यही हमसे पूछ रहा है कि x और y अक्ष पे जो अंतःखंड काटा गया है वह क्या है। तो अंतःखंड निकालने के लिए एक बार हम क्या करेंगे, x 0 करेंगे तो y अंतःखंड निकलेगा, और y 0 करेंगे तो x अंतःखंड निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, x अंतःखंड के लिए x अंतःखंड के लिए क्या हो जाएगा, y बराबर 0, y बराबर 0 तो क्या हो जाएगा, यहाँ समीकरण में मान रख देंगे 3x माइनस 4 इंटू वाई के जगह पर 0 प्लस 10 बराबर 0। अब यहाँ से क्या हो गया कि 3x और ये 0 हो गया, इसको हम क्या कर देंगे उधर ले जाएंगे, माइनस 10 हो गया,
और यहाँ से x का एक मान क्या आ गया, -10/3, ये आ गया x का मान। और फिर इसी तरह हम क्या करेंगे, y अंतःखंड के लिए, y अंतःखंड के लिए हमारा क्या हो जाएगा, x 0 हो जाएगा, x बराबर 0, तो x बराबर 0, तो फिर क्या होगा, 3 गुना x के जगह पर 0 और -4 और y है और +10 बराबर 0 है। अब यहाँ से क्या हो गया, ये तो हमारा 0 ही हो गया, -4y बराबर 10 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो गया, -10 हो गया। और फिर हमारा क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो y बराबर -10/-4, यानी कि y बराबर हमारा क्या हो गया, 5/2, यानी कि अंतःखंड क्रमशः क्या हो गया, x बराबर -10/3 और y बराबर 5/2, यही हमारा आंसर हो गया। एक गाड़ी किसी दूरी को नियत चाल से तय करती है, मैंने कोई चाल है, नियत है यानी कि फिक्स है, बदल नहीं रहा है। यदि उसकी चाल 6 किलोमीटर अधिक होती, मतलब जो चाल है उससे 6 किलोमीटर अधिक हो जाए तो यात्रा में 4 घंटा कम समय लगेगा, यानी कि जो पहले चाल चल रही थी उससे 6 घंटा कम हो जाए तो यात्रा में कितना समय लगेगा, सॉरी उससे 6 किलोमीटर अधिक हो जाए तो यात्रा में 4 घंटा कम समय लगेगा। फिर क्या कहते हैं, यदि उसकी चाल 6 किलोमीटर अधिक होती तो यात्रा में 6 घंटा 6 किलोमीटर यहाँ पे कम होगी, 6 किलोमीटर कम होती तो यात्रा में 6 घंटे अधिक लगते। यानी कि दो स्थिति दे रहा है। पहली स्थिति में क्या कह रहा है कि चाल अगर अधिक हो, चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो जाए तो समय हमको 4 घंटा कम लगेगा। और दूसरी स्थिति में क्या कह रहा है कि चाल अगर 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए तो यात्रा में 6 घंटा अधिक समय लगेगा। ठीक, तो यहाँ पे हम देखिए क्या करते हैं, यह समीकरण दो समीकरण से, दो चर वाले रैखिक समीकरण से बनेगा। मान लेते हैं कि चाल क्या है, स्पीड हमारा x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और टाइम हमारा क्या है, y है, और दूरी हमको, तब दूरी क्या हो जाएगा, दूरी डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, x गुना y, यानी कि xy हो जाएगा। ठीक है, स्पीड हमारा चाल x है, टाइम y है, और डिस्टेंस बराबर xy, यानी कि दूरी xy हो जाएगा। अब पहली स्थिति में क्या कहता है, पहली स्थिति में xy दूरी हमारा कितना है उतना ही रहेगा। ठीक है, बराबर क्या है कि अगर हम क्या हो रहा है कि चाल हट अधिक हो जा रहा है, यानी कि x प्लस 6, और तो चाल जब बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, समय कम हो जा रहा है, यानी कि y घटाओ 4, x प्लस 6 बराबर y घटाओ 4। यहाँ से फिर क्या आ जाएगा, xy बराबर xy प्लस 6y फिर -4x और -24, इधर भी xy इधर भी xy, तो xy खत्म हो गया। और इस दोनों को इधर ले आते हैं तो क्या आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो +4x और -6y बराबर क्या है, -24 है। ठीक है, तो अगर इसको हम चाहे तो काट भी दे सकते हैं, लेकिन काट कुट हमको पहले नहीं करना है, नहीं तो हमारा बाद में समय बर्बाद होगा। हम क्यों बर्बाद करें अपना समय। दूसरी स्थिति क्या कर रहा है कि xy दूरी बराबर क्या हो रहा है कि जब हमारा चाल घट जा रहा है, चाल घट जा रहा है, यानी कि x घटाओ 6, तो समय कितना लग रहा है, 6 घंटा अधिक लग रहा है, यानी कि y जोड़ 6 समय अधिक लग रहा है।
फिर यहाँ से क्या हो गया कि एक्स वाई और फिर इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई आ जाएगा माइनस 6y आ जाएगा और फिर प्लस 6x और इसको गुना करेंगे तो माइनस 36। फिर देखिए एक्स वाई से एक्स वाई घट जाएगा, एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो बच जाएगा क्या, यहाँ पे इधर ले आएंगे सबको उठा के तो क्या हो जाएगा माइनस 6x और प्लस 6y और बराबर में क्या है माइनस 36। 6 से अगर भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई बराबर माइनस 6। यह हो गया समीकरण 2, यह हो गया समीकरण 2। अब इस दोनों को हम हल कर सकते हैं आसानी से। देखिए हल करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से हम क्या करेंगे कि y का मान इसमें रख देते हैं, यहाँ से y का मान हम इसमें रख देते हैं। देखिए हमको क्या हुआ था, दो समीकरण मिल गया था, हमको क्या था दो समीकरण मिल गया था, तो हम क्या करते हैं दूसरे वाले समीकरण से y का मान पहले वाले में रखते हैं तो क्या हो जाएगा 4 गुना x माइनस 6 और y की जगह पे क्या रखेंगे, देखिए y की जगह पे क्या रखेंगे, ई वाई इधर आता है x उधर जाएगा तो माइनस 6 और माइनस x, यानी कि माइनस 6 और माइनस x। तो अब बराबर में उधर कितना है माइनस 24 पहले से हमारा है। y की जगह पे हम क्या कर दिए माइनस 6 और माइनस x रख दिए, यहाँ से y अगर इधर रहेगा और x उधर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 6 और प्लस x। अब क्या हो गया, ये हो गया हमारा 4x, इससे इसको गुना कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस 36 माइनस 6 गुना प्लस x तो माइनस 6x बराबर माइनस 24। अब देखिए क्या हो गया 4x और माइनस 6x तो बच गया माइनस 2x और ये 36 उधर जाएगा तो माइनस 24 और माइनस 36, तो दोनों को क्या करेंगे माइनस माइनस ऐड तो हो जाएगा लेकिन साइन दोनों का क्या रहेगा सेम ही रह जाएगा, माइनस 24 माइनस 36। तो यहाँ से इसको हल अब कर लेते हैं तो माइनस 60 हो गया, यानी कि x बराबर क्या हो गया हमारा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर नहीं होगा, अभी x बराबर 30 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, ये क्या आ गया चाल आ गया। अब यहाँ से इसका मान अगर इसमें रखते हैं तो हमको क्या आ जाएगा y का मान आ जाएगा, और y हमारा क्या था हमारा समय था और तब हमारा दूरी निकलेगा, तो y का मान रखेंगे x का मान रखेंगे दूसरे समीकरण में, तो माइनस 30 और प्लस वाई बराबर माइनस 6। और अगर ये उधर जाता है तो y बराबर क्या हो गया माइनस 6 और प्लस 30, यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा 24 घंटा हो गया, 24 घंटा हो गया। तो क्या हो जाएगा दूरी बराबर हमारा क्या हो गया दूरी, यानी कि दूरी बराबर क्या है x गुना y, तो x हमारा कितना आया है 30 आया है और ये कितना आया 24 आया है, तो 30 गुना 24 और 24 दिया होता है 72 और 1 जीरो रख दिए तो इतना किलोमीटर दूरी हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। श्याम अपने घर की मरम्मत के लिए 1,80,000 उधार लिया, यह राशि 3 समान वार्षिक किस्तों में ब्याज के साथ वापस की जानी है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रथम द्वितीय तृतीय वर्ष के अंत में देय धनराशियाँ क्या है। यहाँ पे एक समझने वाली बात ये है, फंसाने वाला क्वेश्चन की बात ये कर दिया है कि 3 समान वार्षिक किस्त में ब्याज के साथ, माने किस्त पहले है और उसके साथ ब्याज है, ऐसा नहीं कि पूरे का ब्याज निकाल दिया उसको 3 बराबर भाग में बांट दिए, इसमें क्वेश्चन फंस जाएगा। तो क्या करें कि 3 समान वार्षिक किस्तों में ब्याज के साथ, माने किस्त पहले और ब्याज साथ में,
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले क्या कर देंगे, 3 समान वार्षिक किस्त निकाल लेंगे। तो वार्षिक समान वार्षिक किस्त कितना हो जाएगा, 1,80,000 को क्या कर देंगे, भाग कर देंगे 3 से, तो हमको क्या आ जाएगा 60,000। ये क्या आ गया 60,000 समान वार्षिक किस्त। ठीक है, समान वार्षिक किस्त हर साल ये देना होगा, लेकिन देना कितना होगा, प्रथम वर्ष में, प्रथम वर्ष के अंत में। प्रथम वर्ष में क्या देना होगा, ये तो वार्षिक किस्त है, वो तो देना ही है 60,000 रुपया। ठीक है, अब प्लस 10% ब्याज। 10% कितना का, पूरा का, पूरा 1,80,000 का 10%। तो 1,80,000 का 10% निकालेंगे तो हम लोग को कितना आ जाएगा, वह आ जाएगा 18,000 रुपया आ जाएगा। 1,80,000 का 10% 18,000 आ जाएगा, यानी कि पहला किस्त जो होगा वो क्या हो जाएगा, 78,000 रुपया हो जाएगा पहला किस्त। ठीक, अब देखिए 60,000 चला गया, माने बच क्या गया, लोन ऐसी लेता है, घुमा घुमा के पैसा लेता है। 60,000 चल गया तो क्या हो गया, 1,20,000। अब अगला जो सूद होगा, इंटरेस्ट किस पे होगा, 1,20,000 पे। तो 1,20,000 का इंटरेस्ट कितना होगा, 10%। तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, द्वितीय वर्ष में तो पहला 60,000 तो हमको देना ही देना है, ये तो किस्त है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब प्लस 1,20,000 का 10%। तो 1,20,000 का 10% कितना हो जाएगा, 12,000। क्या हो जाएगा, 12,000 रुपया। तो हमारा कितना हो जाएगा, टोटल हमारा हो जाएगा 60 12 72,000 रुपया। ठीक है, अब बच गया कितना, तृतीय वर्ष के अंत में। तो तृतीय वर्ष के अंत में कितना बच गया, पैसा कितना बचा, 60,000। कुल कितना बच गया, 60,000। अब कितना पे सूद लगेगा, 60,000 रुपये। तो 60,000 का 10% 6,000, 60,000 का 10% 6,000। तो हमको क्या देना पड़ गया, 66,000। तो आंसर क्या हो गया क्रमशः, पहला वर्ष में 78,000, दूसरा वर्ष के अंत में 72,000 और तीसरा वर्ष के अंत में 66,000। कुल इतना सूद हमको देना पड़ेगा। अब चलिए एक सामान्य चीज और देख लीजिए कि बैंक हमको कैसे बेवकूफ बनाती है, प्राइवेट बैंक सब जो है वह कैसे बेवकूफ बनाती है। जो पैसा हम दे चुके हैं उस पर भी हमको सूद लगता है। वह क्या करता है, पूरे पे सूद लगा देता है। जैसे 1,80,000 है तो इस पूरे पे 3 साल का सूद लगाया, तो 3 गुना 10/100। तो हमको क्या बैंक करती है, हमारे साथ बैंक क्या कर रही है, देखिए 1 से 1 कट गया, बच गया क्या, एक 0, ये भी कट गया, तो बच गया 18 3 54 और 0 0 0 3 54,000 रुपये। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 साल का सूद डायरेक्ट ऐड कर देता है। ठीक है, 1,80,000 अब प्लस 54,000, तो हमको कितना आ गया, 2,34,000। 2,34,000 हमसे लेती है। लेकिन यहाँ अगर हम जेनुइन जोड़ते हैं तो क्या मिल रहा है, यहाँ हम क्या दे रहे हैं, 3 0। ठीक है, 8 2 10 6 16 7 7 14 6 20 1 21, 2,16,000। ऐसे हमसे कितना ले रही है, 2,34,000। और यही चीज अगर हम नहीं जानते हैं तो हमारे साथ धोखा होता है। वो तो अपना कागज इतना मजबूत किया रहता है कि नहीं फंसेगा, लेकिन
नहीं जानकारी, उतना समय ही नहीं, उतना जानकारी ही नहीं लोग है, देखता ही नहीं है, तो ये 18,000 हम लोग को फ्री में देना पड़ जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे जगह पे ये भी क्वेश्चन आता है कि मैथ पढ़ते हैं तो ज़िंदगी में क्या काम आता है। अरे ज़िंदगी में काम लाइएगा तभी ना काम आएगा। क्या खाली पास करने के लिए, एग्जाम पास करने के लिए, परीक्षा पास करने के लिए, नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं, ज़िंदगी में उपयोग ही नहीं करना चाह रहे तो कैसे काम आएगा। cos माइनस 1710 डिग्री का मान क्या है। ठीक, तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, हल इसका ये है कि इसका ये होता है कि cos एक फार्मूला होता है कि प्लस माइनस 2n पाई, प्लस माइनस 2n पाई अब प्लस थीटा बराबर हो जाता है cos थीटा। ठीक है, बराबर हो जाता है cos थीटा। अब यहाँ पे क्या है, ये cos माइनस 1710 को हम लिखेंगे क्या, माइनस 1800 और प्लस 90। क्या किए हम, इधर 90 घटा दी, इधर इसमें से 90 घटाए और इधर 90 जोड़ दिए। cos माइनस 1710 बराबर क्या कर दिए, cos माइनस 1800 और प्लस 90। मतलब क्या किए, इधर 90 घटा दिया, इधर 90 जोड़ दिए। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 पाई बराबर होता है 180, तो 1800 है तो यह 10 पाई हो गया। ठीक है, 10 पाई और प्लस 90। अब यहाँ क्या है, cos प्लस माइनस 2n पाई, तो 2n पाई यानी कि 2 से भाग देंगे तो 5 गुना 2 पाई हो गया। ठीक है, 10 पाई हो गया। ठीक, 10 पाई प्लस 90 तो क्या हो जाएगा, cos 90 हो जाएगा। और cos 90 का मान क्या होता है, cos 90 का मान होता है 0, और 0 हमारा क्या हो गया, आंसर। देखिए 20 नंबर प्रश्न में क्या है, ये प्रश्न हमारा क्या कहता है कि कुछ संख्या दिया हुआ है, इसका मानक विचलन पूछ रहा है। तो मानक विचलन का फॉर्मूला होता है जिसको अंग्रेजी में हम लोग ST यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन भी कहते हैं, कि अंडर रूट वर्ग के अंदर, वर्गमूल के अंदर क्या है, सिग्मा माने कि समेशन किसका, प्रत्येक संख्या घटाओ माध्य संख्या का स्क्वायर, यानी कि रूट के अंदर प्रत्येक संख्या घटाओ माध्य संख्या का स्क्वायर और उसका समेशन, उस सब का जोड़, और बटा में संख्या की संख्या यानी कि n। तो इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, पहले माध्य निकालना पड़ेगा। तो माध्य बराबर तो हम जानते हैं क्या होता है, माध्य बराबर संख्याओं की संख्या बटे संख्याओं का जोड़ बटे संख्या की संख्या। तो 11, 14, 15, 17 प्लस 18 और बटा में 5। तो सबको अगर हम जोड़ते हैं तो क्या आ रहा है, देखिए जोड़ने पे 8, 7, 15, 5, 20, 4, 24, 1, 25, 2, 1, 3, 1, 4, 5, 1, 6, 1, 7 और बटा में 5, यानी कि माध्य हमारा क्या आ गया, 15 आ गया। अब क्या करना है, प्रत्येक संख्या घटाओ, मतलब प्रत्येक संख्या घटाओ माध्य संख्या का वर्ग। तो हम वो पहले अलग अलग निकाल लेते हैं जिससे आसान हो जाए। प्रत्येक संख्या घटाओ माध्य, तो पहली संख्या क्या है 11, 11 घटाओ 15 और इसका क्या है वर्ग। तो 11 घटाओ 15 क्या हो गया 4, और 4 का वर्ग क्या हो जाएगा 16। फिर दूसरी संख्या क्या है 14, 14 घटाओ 15, तो 14 घटाओ 15, 14 घटाओ 15, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, माइनस 1 का वर्ग 1 हो जाएगा। फिर तीसरी क्या है 15 घटाओ 15, 15 घटाओ 15, 0 का वर्ग 0। फिर 17 घटाओ 15, 17 घटाओ 15, तो 17 घटाओ 15, 2 का वर्ग 4, और फिर 18 घटाओ 15, 18 घटाओ 15 का वर्ग, 18 घटाओ 15 का वर्ग क्या हो जाएगा 3, 3 का वर्ग और 9। और यहाँ इस सब का जोड़ लिखना है, इस सब का जोड़ लिखना है तो हम यहीं पे जोड़ लेते हैं। क्या हो जाएगा 16 और 6, तो 16 1 17, 17 अच्छा 21, 21 और 9 क्या हो गया 30 हो गया। ये 30 हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे। अंडर रूट, तो एस टी बराबर क्या हो जाएगा, एस टी बराबर अंडर रूट
इसका मान हम क्या किए, इसका मान यहाँ पे जोड़ लिए हैं, तो यह क्या हो गया 30। अब बटा में n क्या है, संख्या की संख्या कितना है 5, बटा में 5, तो यानी कि √6, और ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। क्वेश्चन ये है कि एक घड़ी की सुई, मिनट वाली सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, 40 मिनट में इसकी नोक कितनी दूरी तय करेगी, यानी घड़ी की लंबाई दे दी है। अब घड़ी की लंबाई है तो यहाँ थोड़ा समझने वाली बात ये है, घड़ी की सुई अगर चल रही है, घड़ी की सुई चल रही है तो इसकी नोक की दूरी पूछे तो नोक की दूरी मान लेते हैं 40 मिनट में, ठीक है 40 मिनट में अगर ये चली तो ये क्या हो गया, एक तरह से ये क्या है, एक वृत्त का परिधि है, एक वृत्त का परिधि है। अब वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr होता है, वृत्त की परिधि 2πr होता है। तो ये जो मिनट वाली सुई है और त्रिज्या, तो वृत्त की परिधि क्या है 2πr, और यहाँ पे हमको क्या करना है कि 40 मिनट में पूछ रहा है, ठीक है। तो सुई की नोक 40 मिनट में टू पाई आर गुना 40 बटा टोटल कितना होता है 60, 40 बटा 60, इतना ही दूरी तय करेगी। तो 2 पाई और आर के जगह पे क्या है 1.5 सेंटीमीटर है, और गुना ये हमारा क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, इससे इसमें गुना होगा तो क्या होगा 3 हो जाएगा, और 3 से 3 कट जाएगा, तो बच जाएगा हमारा क्या 2 पाई। और 2 पाई अगर या तो ये भी हो सकता है आंसर, और नहीं तो दिया हुआ रहेगा 44/7, तो ये भी सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, या तो 2 पाई सेंटीमीटर या 44/7 सेंटीमीटर आंसर। चलिए देखिए क्या कहता है कि क्वेश्चन ये है कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक n के लिए 41/n माइनस 14/n अपवर्त, यह किसका अपवर्त होगा, सो हमको बताना है। तो देखिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पावर n है तो हमको तो पता नहीं कि क्या होगा, तो हम 3 अलग अलग मान रखते हैं। एक बार 1 रखते हैं जो किसी के लिए भी सही होगा, फिर एक a रखते हैं, हम एक a+1 रखते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों रखते हैं, देखिए 1 पे प्लस या माइनस जो भी रहता है वो पता चल जाता है। ए हमको पता नहीं कि पावर क्या है, सम है या विषम है, तो अगर सम होगा तो a+1 विषम हो जाएगा, और ये विषम होगा तो 1+1 सम हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में दोनों स्थिति में हमारा आ जाएगा, और तब जो आएगा वही हमारा सही आंसर होगा। तो पहला हम क्या किए कि 41 के पावर n माइनस 14 के पावर n, तो n बराबर 1 रखे, n बराबर 1 रखने पे हमको क्या मिल गया 41 के पावर 1 घटाओ 14 के पावर 1, तो बराबर क्या हो गया, पावर 1 है तो दोनों सेम ही रहेगा, तो घटाने पे आ गया 27। इसको बना दिए समीकरण 1। दूसरा स्थिति क्या है, हम n बराबर a रखे, तो n बराबर a रखे तो 41 के पावर a और घटाओ 14 के पावर a, तो हम क्या कर लिए इसको माने कि 27 के पावर m इसका क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे इसमें n बराबर a+1 रखेंगे, n बराबर a+1 रखने पे क्या होगा 41 के पावर a+1 आया, घटाओ 14 के पावर a+1। अब इसको अगर हम तोड़ देते हैं तो a 41 के पावर a गुना 41, आई क्या होगा 14 के पावर a गुना 14। अब फिर क्या किए, यहाँ से देखिए इसका मान हम रख दिए कहाँ से, समीकरण 2 से रख देंगे इसका मान समीकरण हम 2 से रख देंगे। समीकरण 2 से 41 a का मान क्या हो जाता है 27 के पावर a जोड़ 14 के पावर a, 27m और 14 के पावर a, 27m मान लेंगे, पावर नहीं है ये 27m है, ठीक है। तो 27m है, तो 27m और जोड़ 14 की पावर a, अब गुना 41, ये 41 यहाँ पे और ये दोनों जैसा का तैसा यहाँ आ गया। इस 41 से इसमें गुना करेंगे तो एक बार 27m गुना 41, और फिर जोड़
14 पे पावर a अगुना 41, घटाओ 14 का पावर a अगुना 14, ये पहले वाला आ गया। अब देखिए इस दोनों में 14 के पावर a इसमें भी है इसमें भी है, तो हम क्या किए निकाल लिए। तो 27 m गुना 41 जैसे का तैसा रह गया, और जो 14 के पावर a बाहर निकालिए तो बच गया क्या, यहाँ से 41 बच गया और यहाँ से 14 बच गया। ये 41 यहाँ आ गया, ये 14 यहाँ आ गया। फिर क्या आ गया, ये यहाँ जैसे कि तैसे है, यहाँ ये 14 के पावर a आगुना इसको घटाए तो 27। अब देखिए 27 इसमें भी और 27 इसमें भी है, तो 27 को हम क्या किए बाहर निकालिए, तो 41 गुना m बच गया 41m, और ये हो गया 14 के पावर m a। तो अब देख रहे हैं कि तीनों स्थिति में क्या है हमारा 27 आ रहा है, तीनों स्थिति में क्या आ रहा है 27 सब में है, तो इसलिए इसका अपवर्त 27 आंसर हो जाएगा। देखिए कह रहा है क्या कि अच्छी तरह फेंटी गई 52 ताशों की पत्ती में एक गड्डी है, ठीक है, ताश की पत्ती की एक गड्डी है जो अच्छी तरह फेंटी गई है, जिसमें 52 पत्ती है, कुल टोटल 52 ही होते हैं, और एक ताश खींचा जाता है। उसमें से क्या कहता है, एक ताश खींचा जाता है, एक कार्ड खींचा जाता है, एक पत्ती खींचा जाता है। कहता है कि यदि प्रत्येक परिणाम समसंभाव्य हो, समसंभाव्य का मतलब कि सभी को आने की संभावना बराबर हो, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि ताश ईंट नहीं होगा। क्या कह रहा है, नहीं होगा। तो नहीं होगा के लिए हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा कि ईंट होने की संभावना क्या है। तो ईंट होने की संभावना क्या है, ठीक है, ईंट होने की संभावना क्या हो गया, ईंटों की संख्या कितना है, कुल संख्या ईंटों की 13, ईंटों की कुल संख्या 13, और कुल पत्तों की संख्या क्या है 52, कुल पत्तों की संख्या 52। तो यानी कि क्या हो गया 1/4, ईंट के आने की संभावना 1/4 हो गया, और नहीं आने की संभावना, तो नहीं आने की संभावना क्या हो गया, इसको हम लोग दिखाते हैं ये ई के ऊपर रेखा दिखा के, यानी कि नहीं, तो यह होता है 1 घटाव और ये एक सूत्र होता है, ठीक है, तो उससे हिसाब से हम निकालेंगे, तो 1 घटाव 1/4, और यानी कि क्या हो गया, यह हो गया 4, तो 4 घटाव 1/4 यानी कि 3/4 हो गया, ठीक। तो ये हमारा हो गया ईंट के नहीं आने की संभावना 3/4। देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, क्वेश्चन है कि P, Q और R एक काम को क्रमशः 6, 8 और 15 घंटे में करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि एक साथ मिलके काम किया है, और उनको कुल कितना रुपया मिल गया है, 9,460 रुपया मिल गया है, और पूछ रहा है कि उनके हिस्से क्रमशः क्या है, उनका अपना अपना हिस्सा क्या है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तीनों की काम की क्षमता निकालेंगे। तीनों की काम क्षमता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 6, 8 और 15 का लौसा निकालेंगे। लौसा 6, 8 और 15 का, 6, 8 और 15 का लौसा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, हमको आ जाएगा 120। 6, 8, 15 का लौसा 120 आ जाएगा। अब हिस्सा निकालेंगे, क्या, पी का क्षमता, पी की क्षमता क्या आ जाएगा, कुल बटा जितना समय लेता है वो, तो 120/6 यानी कि क्या हो जाएगा, 120/6 बराबर 20 हो गया। फिर Q की क्षमता बराबर क्या हो जाएगा, 120, और ये 8 घंटा लेता है, तो ये क्या कर सकता है, 15 काम कर सकता है। और R की क्षमता, R की क्षमता क्या आ जाएगा, 120, 15 घंटा लगता है, तो 15 तो बराबर क्या हो गया, 8 हिस्सा काम कर सकता है। तो इसके हिसाब से इसको कितना पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए कि P का हिस्सा, P का हिस्सा तो बराबर क्या हो जाएगा, कुल कितना मिला, कुल कितना मिला 9,460। अब इसका हिस्सा के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इस तीनों का जोड़, ठीक है, P कितना क्षमता कर सकता है, तो 20 कर सकता है। अब बटा में इस तीनों का जोड़ 20, 15 और 8, तो इसका जोड़ क्या हो जाएगा 43, ठीक है। अब इसको हम 43 से भाग देंगे, 43 से भाग देंगे तो हमको क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 43 गुना 86,
बच गया 8, 8 में 6 आएगा तो फिर 43 गुना 86 और बच गया 0 और गुना 20। ठीक है, तो 20 से गुना करेंगे तो 22 गुना 44, 44 हिस्सा हो जाएगा पी का। फिर क्यू का हिस्सा, क्यू का हिस्सा हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए फिर वही ये 9460 गुना क्यू का क्षमता क्या है 15 और 15 और बटा में क्या है 43, 43 से भाग देने पे आएगा हमको कितना 220 गुने 15, 220 गुने 15 है तो 0 का 0, 15 गुना 30 और 15 गुना 30 और 3 3300 और आर का हिस्सा क्या हो जाएगा, आर का हिस्सा हमारा हो जाएगा 9460 गुने 15, 15 नहीं इसका क्या है 8 है, ये क्या आ जाएगा 8/43, तो ये हमारा हो जाएगा 220 गुना 8, 220 गुना 8, तो ये हो जाएगा 0, 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17, 1760 का हिस्सा हो जाएगा। तो ये तीनों का हिस्सा ये सब आ गया। प्रश्न में कह रहा है कि दो प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 410 है। ठीक है, यदि बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या के 26 गुने में 3 जोड़ने पे गिरता है, तब उन दो संख्याओं का अंतर क्या है। तो हम मान लेते हैं कि एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है, तो x स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर बराबर 410 दिया हुआ है, जहाँ पे हम मान लेते हैं कि x बड़ी है y से। फिर क्या कह रहा है कि बड़ी संख्या का वर्ग यानी कि x का वर्ग बराबर क्या है छोटी संख्या के 26 गुने में 3 जोड़ने में प्राप्त होता है। छोटी संख्या क्या है y है, y का 26 गुना क्या आ गया 26y और उसमें 3 जोड़ना यानी कि +3, उसमें भी 3 जोड़ दिए, ये दोनों हमारा क्या आ गया, तो इसको बना दिए समीकरण 1 और इसको बना दिए समीकरण 2। अब दो चल वाले रैखिक समीकरण की तरह इसको हम हल करेंगे। तो यहाँ पे क्या है x स्क्वायर का मान कहाँ पे रख देंगे पहले समीकरण में, तो क्या हो जाएगा हमारा 26y और +3 और प्लस y स्क्वायर बराबर 410 है। और अगर ये इधर आता है तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख देंगे y स्क्वायर और प्लस 26y और 3 है, 3 में से 410 हट जाएगा तो -407 हो जाएगा बराबर 0। और हमको मान निकालना है y का, तो y का मान यहाँ से क्या आएगा, y बराबर हम सूत्र से बनाते हैं तो -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac बटा 2a होता है। तो जैसे x बराबर होता है वैसे ही y बराबर भी हम ले सकते हैं, तो -b यानी कि -26 प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac, तो b स्क्वायर 26 का स्क्वायर क्या होता है 676 घटाओ 4 और यहाँ पे a की जगह पे 1 है और ac की जगह c की जगह पे 407 है, तो घटाओ 4 का 1600 और 7 का 28, 1628 और बटा में 2a, तो 2a की जगह पे 1 है तो 2 ही रह जाएगा। तो क्या हो गया -26 और प्लस माइनस √ इस दोनों को जोड़ देंगे तो 8 6 14, 814 814 7 9 1 10 और 6 6 12 1 13 और 1 1 2, अब 2, तो यहाँ से y का 2 वैल्यू आ जाएगा -26 और -48 लेंगे बटा में 2 और दूसरा क्या आ गया -26 और प्लस 48 बटा में 2। तो यहाँ से
y का 2 आंसर क्या आ जाएगा, 8 6 54 29 74 -74/2 और ये हो जाएगा 22/2। तो ये हमारा क्या हो गया, -37 और ये हो गया 11। तो यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है क्या, प्राकृत संख्या। तो ये -37 प्राकृत संख्या नहीं है, तो y का सिर्फ एक ही मान लेंगे, y बराबर 11। तो एक संख्या y आ गया और फिर दूसरा संख्या हमको निकालना है x। तो इसमें मान रख देते हैं x² बराबर, तो x² बराबर 26y, यानी कि 26 गुने 11 प्लस 3। तो x² बराबर 11 छक 66 और 11 दूना 22 6 28 और जोड़ 3। तो x² बराबर क्या हो गया हमारा 289 और यह 17 का वर्ग है, यानी कि x बराबर क्या हो गया 17। तो एक संख्या 17 और एक संख्या तो x माइनस y दोनों का अंतर पूछ रहा है। तो 17 घटाव 11 तो बराबर 6 हमारा आंसर आ गया।